नमस्कार मित्रों, निर्माण आईएएस के विशेष कार्यक्रम भारत की महान विभूतियां श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में वर्तमान मध्य प्रदेश के महू जिले में एक सैन्य छावनी में हुआ था। उनके पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश सेना में एक मुलाजिम थे। बाद में उन्हें एक सैनिक स्कूल का हेडमास्टर भी नियुक्त किया गया। अंबेडकर जी की मां भीमाबाई भी एक सैनिक विरासत वाले महार परिवार से संबंधित थी। अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। अंबेडकर जी की प्रारंभिक शिक्षा छावनी के एक प्राइमरी स्कूल में हुई। उनके कई साल सतारा के हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त करते हुए गुजरे। बाद में उनके पिता सेना के साथ बंबई आ गए, जहां अंबेडकर को बड़ौदा के गायकवाड़ से फेलोशिप प्राप्त हुई। उन्होंने एल्फिस्टन कॉलेज में दाखिला लिया और वहां उन्होंने अंग्रेजी और फारसी से बीए की डिग्री प्राप्त की। अगले साल 1913 में वे बड़ौदा रियासत की सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर भर्ती हुए। भर्ती के महज एक पखवाड़े के बाद ही उनके पिता का देहावसान हो गया। इसके बाद अंबेडकर जी ने नौकरी छोड़ दी और बड़ौदा महाराज की आर्थिक सहायता से एक बार फिर अपनी पढ़ाई शुरू करने का फैसला लिया। बड़ौदा नरेश की फेलोशिप पर अंबेडकर 1913 में स्नातकोत्तर करने के लिए अमेरिका चले गए। वहां उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से 1915 में अर्थशास्त्र से स्नातकोत्तर पास किया। इस डिग्री के लिए उन्होंने प्राचीन भारत में व्यापार पर शोध पत्र लिखा था। 1916 में जाति के विश्लेषण की उनकी पहली कोशिश आरंभ हुई और उन्होंने मानव शास्त्र के एक सेमिनार में कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट शीर्षक से पर्चा प्रस्तुत किया। अपने इस पर्चे में अंबेडकर ने पहली बार पश्चिमी समाज विज्ञान से निकली अवधारणाओं को भारत के संदर्भ में लागू किया था। कोलंबिया विश्वविद्यालय में वे अपने दो प्रोफेसरों जॉन डेवी और आर.ए. स्लिगमान से खास तौर पर प्रभावित थे। इसके अलावा उन्हें बुकर टी वाशिंगटन से भी भारी प्रेरणा प्राप्त हुई थी, जो अफ्रीकी अमेरिकियों की मुक्ति के लिए शिक्षा को एक प्रमुख माध्यम के रूप में देखते थे। जिलियट बताती हैं कि अमेरिका में अंबेडकर ने सामाजिक समानता लाने के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं की सत्ता में एक दृढ़ अविचल आस्था हासिल कर ली थी और ये विचार उन्हें मोटे तौर पर जॉन डेवी से प्राप्त हुए थे। वर्ष 1916 में अंबेडकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने के लिए अमेरिका से लंदन चले गए। जुलाई 1917 में बड़ौदा महाराज ने उन्हें भारत लौटने का निर्देश दिया। भारत लौटने पर भीमराव अंबेडकर को महाराजा के सैन्य सचिव के रूप में नौकरी प्राप्त हुई। इस बार भी सेना उनके लिए सामाजिक गतिशीलता का बेहतरीन साधन साबित हुई, लेकिन बड़ौदा में अंबेडकर को अपनी वास्तविक पहचान के दम पर रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली और अंततः उन्हें पारसी समुदाय के किसी व्यक्ति के लाज में कमरा लेने के लिए पारसी होने का नाटक करना पड़ा। लेकिन दुर्भाग्यवश यह नाटक ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया और उन्हें कमरा त्यागना पड़ा। अपने इस अनुभव पर उन्होंने लिखा है, पूरे दिन मैं रहने के लिए एक अदद मकान की तलाश करता रहा, मगर आखिरकार मुझे कोई मकान नहीं मिलता था। मैंने अपने दोस्तों से भी बात की, मगर सभी ने कोई न कोई बहाना बनाकर मुझे उल्टे पांव लौटा दिया। वे भी मुझे अपने मकान में रखने के लिए तैयार नहीं थे। मैं पूरी तरह हताश और थक चुका था। अब क्या करूं? मैं यह तय ही नहीं कर पा रहा था। परेशान और व्यथित मैं एक जगह पर बैठ गया। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मकान पाने की मुझे कोई उम्मीद ही नहीं दिखाई पड़ रही थी। अब मेरे पास अपनी नौकरी और ये शहर छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने इस्तीफा दिया और रात की गाड़ी से बंबई के लिए रवाना हो गया। यहां से अंबेडकर एक राजनीतिक योद्धा के रूप में नया अवतार ग्रहण करते हैं। अक्टूबर 1920 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वे इंग्लैंड वापस लौट गए। अंबेडकर ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्र विभाग में अपना शोध पत्र
प्रस्तुत किया। 1922 में प्रस्तुत इस शोध पत्र का शीर्षक था द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, अर्थात रुपए की समस्या। चूंकि प्रारंभ में अंबेडकर के शोध पत्र में कुछ कमियां थीं, इसीलिए उसे पहले दौर में खारिज कर दिया गया, लेकिन मार्च 1923 में उन्होंने अपने शोध पत्र को दुरुस्त करके जमा कराया और उसी साल नवंबर में सफलतापूर्वक उसका बचाव कर लिया। 1927 में उन्हें द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया शीर्षक के अपने शोध पत्र के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री हासिल हो गई। इस प्रकार वे डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले पहले दलित व्यक्ति बने। 1923 में अंबेडकर ने बॉम्बे बार एसोसिएशन में अपना पंजीकरण कराया और अगले साल से ही उच्च न्यायालय में वकालत की प्रैक्टिस आरंभ कर दी। उनके अस्पृश्य होने की वजह से उनके बहुत सारे संभावित मुवक्किल आरंभ में छिटक जाते थे। फलस्वरूप उन्हें अपना खर्चा चलाने के लिए वकालत के साथ साथ अध्यापन का भी काम करना पड़ता था। 1925 में उन्होंने एक इंस्टीट्यूट में पार्ट टाइम लेक्चरर की नौकरी कर ली। तसल्ली की बात यह रही कि अंबेडकर की वकालत चाहे ना चल पाई हो, मगर उनके कानूनी प्रशिक्षण व ज्ञान ने अदालतों में अस्पृश्यों का पक्ष रखने, राजनीतिक मोलभाव के अवसरों पर या राजनीतिक वार्ताओं के दौरान उनको लाभ पहुंचाया। मुंबई में वकालत के साथ ही उन्होंने अछूतों पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाना आरंभ कर दिया था। उन्होंने अपने आंदोलन को अचूक, कारगर और व्यापक बनाने के लिए अनेक पत्रिकाएं निकाली, जिसमें प्रमुख हैं मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता, प्रबुद्ध भारत। शीघ्र ही उनके प्रयासों ने रंग लाना आरंभ कर दिया। वर्ष 1927 में उनके नेतृत्व में 10,000 से अधिक लोगों ने एक विशाल जुलूस निकाला और ऊंची जाति के लिए आरक्षित तालाब से पीने के पानी के लिए सत्याग्रह आरंभ किया और इसमें सफलता पाई। देखते ही देखते वे दलितों और अछूतों के बड़े पैरोकार के रूप में उभरे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वर्ष 1927 में मुंबई विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया। इसी प्रकार उन्हें 1932 में भी इसी परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया। विधान परिषद में उन्होंने दलित समाज की वास्तविक स्थिति को न केवल उजागर किया, बल्कि शोषित समाज की आवाज को भी बखूबी बुलंद किया। वर्ष 1929 में उन्होंने समता समाज संघ की स्थापना की। अगले वर्ष 1930 में उन्होंने नासिक के मंदिर में अछूतों के प्रवेश की पाबंदी को हटाने के लिए जबरदस्त सत्याग्रह आरंभ किया। वर्ष 1931 में उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विरोध के बावजूद दूसरे गोलमेज सम्मेलन में दलितों के लिए अलग निर्वाचन का अधिकार प्राप्त करने के लिए मांग की और इससे देश भर में हलचल पैदा हो गई। भारत की दो महान शख्सियतों भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच कई मुद्दों पर मतभेद था, खासकर जाति प्रथा और निम्न जातियों के लिए किए जाने वाले प्रयासों को लेकर। दोनों के बीच कई मुलाकातें हुई, लेकिन वो अपने मतभेदों को कभी पाट नहीं पाए। आज़ादी के 2 दशक पहले अंबेडकर और उनके अनुयायियों ने स्वतंत्रता आंदोलन से स्वयं को अलग कर लिया था। वे अछूतों के प्रति गांधी के अनुराग और उनकी तरफ से बोलने के गांधी जी के दावों को जोड़ तोड़ की राजनीति मानते थे। जब 14 अगस्त 1931 को गांधी से उनकी मुलाकात हुई तो गांधी ने उनसे पूछा था, मैं अछूतों की समस्याओं के बारे में तब से सोच रहा हूं जब आप पैदा भी नहीं हुए होंगे। मुझे ताज्जुब है कि इसके बावजूद आप मुझे उनका हितैषी नहीं मानते हैं। धनंजय कीर अंबेडकर की जीवनी डॉक्टर अंबेडकर लाइफ एंड मिशन में लिखते हैं, अंबेडकर ने गांधी से कहा, अगर आप अछूतों के खैर ख्वाह होते तो आपने कांग्रेस का सदस्य होने के लिए खादी पहनने की शर्त के स्थान पर अस्पृश्यता निवारण को पहली शर्त बनाया होता। गांधी जी के अनशन के बाद
डॉक्टर अंबेडकर व कांग्रेस के बीच 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट के नाम से एक समझौता हुआ और डॉक्टर अंबेडकर को भारी मन से कई तरह के दबावों के चलते दलितों के लिए अलग निर्वाचन की मांग को वापस लेना पड़ा। लेकिन इसके जवाब में उन्होंने वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना करके अपने घोषणा पत्र में अछूतों के उत्थान का एजेंडा घोषित किया। धीरे धीरे शोषित समाज डॉक्टर अंबेडकर को अपने मसीहा के रूप में देखने लगा। इसी के परिणाम स्वरूप वर्ष 1937 के आम चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर को भारी बहुमत से अभूतपूर्व विजय हासिल हुई और कुल 17 सुरक्षित सीटों में से 15 सीटें नवनिर्मित इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के खाते में दर्ज हुई। वे 12 वर्ष तक मुंबई के विधायक भी रहे। उन्होंने लंदन में हुए तीनों गोलमेज कॉन्फ्रेंसों में भारत के दलितों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। जल्द ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भारतीय राजनीति में कद ऊंचाई पर जा पहुंचा। वर्ष 1942 में उन्हें गवर्नर जनरल की काउंसिल का सदस्य चुना गया। उन्होंने शोषित समाज को शिक्षित करने के उद्देश्य से 20 जुलाई 1946 को पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी नाम की शिक्षण संस्थान की स्थापना की। इसी सोसाइटी के तत्वाधान में सबसे पहले बंबई में सिद्धार्थ कॉलेज आरंभ हुआ। बाद में उसका विस्तार करते हुए कई कॉलेजों का समूह बनाया गया। ये कॉलेज समूह आज भी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणीय भूमिका निभा रहे हैं। 15 अगस्त 1947 वह दिन जब लंबे समय के बाद भारत को स्वतंत्रता नसीब हुई, तो 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्मात्री सभा की प्रारूपी समिति का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए संविधान में कई प्रावधान करवाए। उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए सिविल सेवाओं, स्कूलों और कॉलेजों की नौकरियों में आरक्षण प्रणाली लागू करवाने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने पर लगातार बल दिया। उनके प्रयासों के चलते ही 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपना लिया और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। संविधान के पूरा होने पर डॉक्टर अंबेडकर के आत्मिक उद्गार थे कि मैं महसूस करता हूं कि संविधान साध्य अर्थात काम करने लायक है। यह लचीला है पर साथ ही इतना मजबूत भी कि देश को शांति और युद्ध दोनों के समय पर यह जोड़ कर रख सकता है। आगे चलकर वर्ष 1949 में उन्हें स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि मंत्री भी बनाया गया। उन्हीं के प्रयासों के चलते हिंदू समाज में अनेक समाज सुधार कार्यों को बढ़ावा मिला। वर्ष 1950 में डॉक्टर अंबेडकर श्रीलंका के बौद्ध सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से अत्यंत प्रभावित होकर स्वदेश लौटे। उन्होंने वैचारिक मतभेदों के चलते वर्ष 1951 में विधि मंत्री के पद से त्याग पत्र दे दिया। डॉक्टर अंबेडकर वर्ष 1952 के आम चुनावों में हार गए। इसके बावजूद वे 1952 से 56 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। अत्यंत कठिन और अडिग संघर्षों के उपरांत भी उनके मन में यह मलाल रह गया था कि वे शोषित समाज के उत्थान और समृद्धि के लिए जो अपेक्षाएं भारत सरकार से रखते थे, उन पर भारत सरकार अभी तक खरी नहीं उतरी है और अपनी इच्छाओं को पूरा कराने में वे पूरी तरह कामयाब नहीं हो सके हैं। इससे बढ़कर देश में संविधान बनने के बावजूद दलितों व शोषितों की दयनीय स्थिति को देखकर उन्हें बेहद वेदना का अनुभव हुआ। जीवन भर समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए संघर्ष करने वाले बाबा साहब अंबेडकर ने 6 दिसंबर 1956 को अपना देह त्याग दिया। उन्होंने अपने जीवन में दर्जनों महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी पुस्तकों की रचना की, जिनमें प्रमुख हैं कास्ट इन इंडिया,
small holding in India and their remedies, the problem of the rupee, annihilation of caste, Rana Day, Gandhi and Jinnah, thoughts on Pakistan, who were the Sudras, states and minorities, history of Indian currency and banking। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देश व समाज के लिए उनके आजीवन समग्र योगदान को नमन करते हुए भारत सरकार ने वर्ष 1990 में देश के सर्वोच्च भारत रत्न से उन्हें अलंकृत किया। देश व समाज के दलितों शोषितों को मुख्य धारा में लाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने जो आजीवन संघर्ष किया वह सराहनीय और नमन योग्य है। धन्यवाद।